नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। कश्मीर घाटी में अब बुरहान वानी और जाकिर मूसा जैसे आतंकी पैदा नहीं होंगे। आतंकियों की कमर तोड़ने के लिए सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। जी हां, देखिए, ऑपरेशन महादेव और ऑपरेशन क्लीन के जरिए आतंकियों को ढूंढ करके खत्म किया जा रहा है। तो वहीं जम्मू कश्मीर में जिन स्कूलों को बुरहान वानी और जाकिर मूसा जैसे आतंकी पैदा करने वाली फैक्ट्री माना जाता था, अब ऐसे 215 स्कूलों पर शिकंजा कसा गया है। ऐसे में देखिए कि सरकार ने इन स्कूलों को कंट्रोल जो करने के लिए इसे अपने हाथ में ले लिया है। सरकार ने फलाहे आम ट्रस्ट के तहत चल रहे स्कूलों को अपने नियंत्रण में ले लिया है और जमाते इस्लामी को कट्टरता का अड्डा माना जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दरअसल देखिए, 1972 से पहले जमाते इस्लामी खुद ही स्कूल चलाया किया करता था, यानी कि स्कूल चलाने की जिम्मेदारी जो थी वो जमाते इस्लामी के हाथ में थी, लेकिन बाद में उसने ये सभी स्कूल इस ट्रस्ट को सौंप दिए। जमाते इस्लामी को केंद्र सरकार पहले ही गैर कानूनी संगठन घोषित कर चुकी है। 2019 में केंद्र सरकार ने इस पर पाबंदी भी लगाई और इसे आतंकवाद का समर्थन करने वाला एक समूह बता दिया। तो वहीं देखिए कि 2024 में भी इसे दोबारा से प्रतिबंधित किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इन स्कूलों का संबंध अलगाववाद और आतंकवाद से रहा है। बुरहान वानी, जाकिर मूसा, यासीन ईतू समेत कई बड़े आतंकवादी भी इन स्कूलों में पढ़ चुके हैं। ऐसे में देखिए कि हिजबुल्लाह मुजाहिदीन का टॉप कमांडर बुरहान वानी पुलवामा के त्राल इलाके स्थित इकबाल मेमोरियल इंस्टीट्यूट में पढ़ा किया करता था और जो फलाहे आम ट्रस्ट द्वारा संचालित होता था। अब ऐसे में देखिए कि आतंकी जाकिर मूसा ने अपनी शुरुआती जो पढ़ाई है वो अल नूर पब्लिक स्कूल से की थी, जिसे भी इसी ट्रस्ट के द्वारा चलाया जाता है। यानी स्कूलों में बच्चों को तरक्की की तरफ नहीं बढ़ाया जाता, बल्कि आतंकवाद की तरफ बढ़ाया जाता है और आतंकवाद को ही यहां पर पढ़ाया भी जाता है। अब ऐसे में रिपोर्ट के मुताबिक फलाहे आम ट्रस्ट के 250 से ज्यादा स्कूलों में 52,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ाई करते थे, जिनमें से ज्यादातर दक्षिण कश्मीर में है। दक्षिण कश्मीर के कई आतंकवादी इसी शैक्षिक नेटवर्क से जुड़े हुए थे। देखिए, FAT यानी कि फलाहे ट्रस्ट के कई स्कूलों पर शिक्षा की आड़ में कट्टरपंथी या फिर उग्रवादी विचारधारा फैलाने का आरोप है। ऐसे में सैयद अली शाह गिलानी और मोहम्मद अशरफ सहराई समेत कई अलगाववादी नेताओं ने जमात से ही अपने राजनीतिक करियर की भी शुरुआत की और इन स्कूलों पर एक्शन से अब कश्मीर के युवाओं को कट्टरता की शिक्षा नहीं दी जाएगी। उन्हें इस्लाम के नाम पर अपने ही देश के खिलाफ साजिश करने के लिए खड़ा नहीं किया जाएगा, बल्कि इसे खत्म किया जाएगा। ऐसे में घाटी से ऐसे स्कूल अब बंद होंगे जहां हाथों में किताबों की जगह AK-47 चलाने, आतंकवाद के रास्ते पर चलने के लिए मोटिवेट किया जाता था। अब इस स्कूल से बच्चों को कट्टरपंथी विचारधारा से दूर रखा जा रहा है और ये बहुत बड़ा फैसला 2019 के वक्त से लिया गया है। और वहीं हमारे साथ दो हमारे संवाददाता जो है वो जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रमन सैनी जम्मू से जुड़ चुके हैं, तो वहीं हमारे साथ श्रीनगर से नासिर जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रमन, आपका हम रुख करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला और जिस तरह से देखिए हमने एक एक करके पूरी जानकारी दी, बुरहान वानी से लेकर के बाकी आतंकियों की जानकारी कि उनकी पढ़ाई, उनकी शिक्षा कहां से हुई थी और अगर शिक्षा सही तरीके से उनको मिली तो हाथ में AK-47 कैसे आया। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अपने आप में ये बहुत बड़ा फैसला है क्योंकि अगर हम देखें तो 80 के दशक से ही जमात जो है वो एक वर्चस्व रखता था कश्मीर घाटी के अंदर और कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है उससे छूने की हिम्मत नहीं दिखा पाता था क्योंकि एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो है वो जमात के साथ जुड़ा हुआ था, यानी कि जमाते इस्लामिया के साथ जुड़ा हुआ था। अब अगर हम चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या फिर PDP की बात करें, उन सबको मालूम है कि जिस तरीके से कश्मीर घाटी में चुनाव होते थे, चुनाव में पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है, चुनाव का बहिष्कार करना है, वोट
डालने नहीं जाना है, ये सब कुछ जो है वो जमात के कहने पर होता था। और हुर्रियत का जो संगठन था वो भी पूरी तरीके से जमात इस्लामिया के साथ जुड़ा हुआ था, यानी कि दो एक सिक्के के ही ये दोनों पहलू हुआ करते थे। और कश्मीर की राजनीति में इनका वर्चस्व जो है वो बहुत पुराना रहा है, इसीलिए हमेशा से राजनीतिक शरण उनको मिलता रहा है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, यानी कि कांग्रेस लड नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रही हो, या फिर कांग्रेस लड पीडीपी की सरकार जो है वो कश्मीर घाटी में रही है। हमेशा से राजनीतिक संरक्षण जो है इनको मिलता रहा, इसीलिए इनको कोई भी हाथ लगाने की जो है वो कहीं ना कहीं हम कहें कि अपनी तरफ से वो कोशिश नहीं करता था, क्योंकि उनको मालूम था कि इसका वोट बैंक पर इसका असर पड़ सकता था। लेकिन धारा 370 2035 से जब 2019 5 अगस्त को खत्म किया गया, उसके बाद केंद्र सरकार ने बाकायदा सीआईडी जांच जो है इन सभी संगठनों की करवाई, और इसमें यह पाया गया कि जो 215 स्कूल जिनको फिलहाल प्रशासन ने अपने कंट्रोल में लिया है, उन स्कूलों में जो पढ़ाई जाती थी वो इस्लाम की पढ़ाई जाती थी, जो पढ़ाई पढ़ाई जाती थी वो अलगाववाद की पढ़ाई जाती थी। तो कहीं ना कहीं कश्मीर के आतंकवाद जो एक 35 सालों से चला आ रहा था, उनमें इनका भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है, इसीलिए ये बड़ा फैसला जो है वो लिया गया। अब मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से जाकिर मूसा की बात करें, जो हिजबुल मुजाहिदीन हम का बाकी टॉप सब पे कमांडर आएंगे रमन, हम बाकी सब पे आएंगे रमन, और हम इनकी भी बात करेंगे। जाकिर मूसा से लेके तमाम और बड़े, चाहे वो नेता इस स्कूल से पढ़े हो, चाहे आतंकवादी या अलगाववाद की शिक्षा देने वाले हो, इन सब पर बातचीत होगी। नासिर का रुख कर लेते हैं। नासिर, श्रीनगर की अगर हम बात कर ले तो 4 स्कूल वहां पर भी हैं, और ऐसे में ये बहुत बड़ा फैसला है। किस तरह से बच्चों को शिक्षा दी जाती थी इस स्कूल में, और अब जब ये सरकार के कंट्रोल में है स्कूल, तो हम मान ले कि श्रीनगर की भी तस्वीर बदलेगी। वैसे तो पहलगाम से ही हम देख रहे हैं कि श्रीनगर की तस्वीर बदली है, वहां पर अलगाववाद या फिर जो विरोध आपको सेना के खिलाफ सुनाई पड़ते थे, अब वही आतंकवाद के खिलाफ सुनाई पड़ते हैं। लेकिन यह बड़ा फैसला अब उससे भी बड़ी चोट है। देखिए बिल्कुल, ये पहली बात है कि श्रीनगर की तस्वीर बदल चुकी है। श्रीनगर की तस्वीर जो 2019 के बाद ही, उससे पहले अगर देखा जाएगा, जमात इस्लामिया एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी कश्मीर घाटी में जिसने अपना डेरा जमाया था। चाहे हम अलगाववाद की बात करें, आतंकवाद की बात करें, जमात इस्लामिया का मेन रहा है अलगाववाद को बढ़ाने के लिए, आतंकवाद को बढ़ाने के लिए। क्योंकि अलगाववादी नेता जितने भी कश्मीर घाटी में थे, चाहे हम सैयद गिलानी की बात करें, अशरफ शहराई की बात करें, या अन्य ऐसे अलगाववादी नेताओं की बात करें, जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान के पर्दे में यहाँ पे ले रहे हैं, हमेशा पाकिस्तान को मंगा है, वही शिक्षा वही कला है यहाँ स्कूल में भी पढ़ाई जाती है। जमात इस्लामी के तहत के तहत जो स्कूल जाते थे, वहाँ पे भी वही पढ़ाई जाती थी जो पाकिस्तान में, वहाँ के पाकिस्तान और कश्मीर के लोगों को पढ़ाई जाती है कि आपको कैसे जहाद करना है, आपको कैसे AK-47 पढ़ाना है। उसकी तस्वीर जो है हमें कश्मीर घाटी से नजर आ रही है। 2016 में आपको याद होगा, एक पोस्टर बॉय बुरहान वानी जैसे आतंकी ने एक लाई थी कश्मीर घाटी में, जो पोस्टर बॉय बना हुआ था, उसकी शिक्षा जो है वो जमात इस्लामी स्कूल में हुई है। जाकिर मूसा जैसे आतंकी की शिक्षा जो है वो जमात इस्लामी हुई है। या हम सब्जार भट्ट की अगर बात करेंगे, उसकी शिक्षा भी जमात इस्लामी के स्कूल में हुई। इससे साफ लगता है कि जमात इस्लामी स्कूल में जो बुक्स दिए जाते थे वो पढ़ाई नहीं जाती थी, लेकिन वहाँ पे जो शिक्षा दी जाती है वो वही शिक्षा पढ़ाई जाती थी, कैसे आपको आतंकवाद और अलगाववाद को आगे लेना है। उसके साथ साथ अगर देखा जाएगा, जितने भी सेपरेटिस्ट लीडर्स है कश्मीर घाटी में, सैयद गिलानी, अशरफ शहराई की बात करें, स्पेशली अशरफ शहराई की अगर बात करें, अलगाववादी जो नेता है, उसका बेटा जो है उसने भी हिजबुल मुजाहिदीन के सफ़े जो है वहां पे शामिल हुआ था, फिर एक एनकाउंटर में श्रीनगर में मारा गया। तो कहीं ना कहीं एक जमात इस्लामिया का जो ग्राउंड था कश्मीर घाटी में, वो 2019 के बाद खत्म हुआ। उसके बाद हमने देखा काफी सारी प्रॉपर्टीज उनसे जो है वो ली गई, और स्पेशली बुरहान जैसे आतंकियों को उन्होंने जन्म दिया उन स्कूलों में। ये स्कूल जो ज्यादातर अगर देखा जाएगा दक्षिणी कश्मीर में है, क्योंकि दक्षिणी कश्मीर में ही ज्यादा लोकल आतंकियों का ग्रैफ हमने देखा, चाहे जाकिर मूसा हो, बुरहान वानी हो, अशरफ शहराई का बेटा हो, या फिर अन्य जो लड़के हैं वो वहाँ पे मौजूद है। उन स्कूलों में उन्होंने पढ़ा, उन स्कूलों में उन्होंने वो शिक्षा ली। तो इससे साफ लगता है, जो CID रिपोर्ट जो है जो दी गई थी, उसमें साफ लिखा था कि इन स्कूलों में जो है एजुकेशन के साथ साथ जो है उनको जहाद और अलगाववाद सिखाया जाता था। उसकी तस्वीरें हम देखने को मिली जब बुरहान वानी पोस्टर बॉय जो है पाकिस्तान का परचम लेके लोगों को यहाँ के युवाओं को बहलाता था, कहता था कि हमें जहाद करना है, यहाँ पे है। उसके साथ साथ अशरफ शहराई का बेटा, जब अशरफ शहराई का बेटा जो है हिजबुल मुजाहिदीन के सफों में शामिल हुआ था, तब अशरफ शहराई का कहना है कि मुझे मेरे बेटे ने हिजबुल मुजाहिदीन का ये जो बिल्कुल नासिर, लेकिन देखिए बड़ा सवाल यही 2019 में
यानी 370 हटता है, उसके बाद जो है जमाते ये जो संगठन है उसको यहाँ पर जो है प्रतिबंधित भी किया जाता है। अब यानी कि तरीका बहुत आसान था जम्मू कश्मीर को इन आतंकवादियों से, अलगाववादियों से छुटकारा दिलाने में। बच्चों का जो ब्रेन वॉश किया जाता था, बहुत आसानी से आप चाहते तो यही प्रतिबंध आप पहले भी अगर लगा देते तो संभवतः ऐसी तस्वीर नहीं होती, आज आतंकवाद इतना सिर नहीं उठाता। देखिए, पाकिस्तान के आतंकवाद तो अलग बात हो गई, वहां से तो लड़ना है, पाकिस्तान नहीं सुधरेगा, आतंकवाद खत्म नहीं होगा, तब तक कश्मीर जो है वो शांत नहीं होगा। लेकिन लोकल आतंकवादियों को हम पनपने से रोक सकते थे, लेकिन यहां पर सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज ने रोक रखा था नेताओं को। बिल्कुल, देखिए किरण, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, जमात इस्लामी का एक मेन रोल जो है, यहाँ की राजनीतिक पार्टियां जो है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, एनसी की बात करें, एसपीसी पीडीपी की बात करें, पीडीपी का वोट बैंक जो है वो जमात इस्लामिया का था। जमात इस्लामी के जो मेंबर्स थे या उनके वर्कर्स थे वो जो पीडीपी का समर्थन करते, और फिर उन्होंने जो मेजोरिटी में यहाँ पे सीट ली। उसके बाद जब 2019 के बाद जो रिसेंटली इलेक्शन हुआ तो पीडीपी के खाली 3 सीटें जो है कश्मीर घाटी में देखने को मिले। उससे पहले जो इलेक्शन यहाँ पे हुआ 2014 में, तब आप देखिए क्लीन स्वीप जो है महबूबा मुफ्ती ने किया था, क्योंकि महबूबा मुफ्ती खुद दक्षिणी कश्मीर की रहने वाली है, उनके पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद वो भी दक्षिणी कश्मीर के रहने वाले, और जमात इस्लामी के जो बड़े बड़े कारकुन है, जो बड़े बड़े लीडर्स है, वो भी दक्षिणी कश्मीर के। क्योंकि मेन गढ़ जो है अलगावद और आतंकवाद का, जो अगर कश्मीर घाटी में देखा जाएगा, वो मेन गढ़ जो है वो दक्षिणी कश्मीर है, क्योंकि वहीं से अलगावद ने भी जन्म लिया, वहीं से आतंकवाद ने भी जन्म। फिर जब सफाया हुआ, जमात इस्लामिया का सफाया हुआ, उसके बाद पीडीपी की पार्टी जो है स्प्लिट में टूट गई, तमाम लीडर जो उन्होंने उसका असल चेहरा जो है वो सामने लाया, आतंकवाद का चेहरा सामने है, अलगावद का चेहरा सामने। आज लोग जो है यहाँ के कश्मीर घाटी में घाटी के लोग हैं, वो आज कहते हैं कि जो अलगावद और आतंकवाद था वो इनकी पॉलिटिकल पार्टी की रोटियां से सीखने के लिए जमात इस्लामिया का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, जमात इस्लामिया सरकार को भी एक हाथ में रखती थी, और दूसरी तरफ से यही जमात इस्लामिया पाकिस्तान में बैठे आकाओं का हुक्म जो है वो यहाँ पे चला। बिल्कुल रमन, यानी अभी देखिए जमात इस्लामिया की जो बात लगातार हो रही है, ऐसी भी जानकारी है कि यहाँ पर जब चुनाव हुआ पिछले बार, तो वैसे में उनकी तरफ से भी कई नेता जो है वो चुनावी मैदान में उतरे हुए थे, कहीं ना कहीं पॉलिटिकली एक पावर अपने हाथ में लाने की भी कोशिश। वैसे तो एक हाथ में रखा ही क्या करते थे, लेकिन अगर वो सरकार में हो जाते, अगर उनकी कोशिश थी, उनका कोई नेता जिनके हाथ में पावर हो जाता, तो शायद असंभवतः तस्वीर कुछ अलग होती। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये आज की बात नहीं है। सन 1986-87 में जब इलेक्शन हुए थे तब भी जमात इस्लामी की तरफ से पार्टिसिपेट किया गया था, लेकिन उस समय जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और जम्मू कश्मीर के अंदर फारूक अब्दुल्ला जो है वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय एक बड़ा रिग जो है वो कश्मीर घाटी के इलेक्शंस में किया गया था, और जमात के इस्लामिया के जो नुमाइंदे जो खड़े हुए थे इलेक्शन में, उनको हराकर फारूक अब्दुल्ला की पार्टी को जिताने का काम यहाँ पर किया गया था। तब से ही अलगाववाद का जो एक शुरुआत है वो कश्मीर घाटी में देखने को मिला था, जो 1990 के दशक में हमने देखा कि किस तरीके से आतंकवाद में बदलता हुआ नजर आया। अब 2019 के बाद 2024 में जब इलेक्शन हुए थे, तब ये पहला मौका था कि जमात इस्लामिया, जो हमेशा से सन 1986-87 से लेकर लगातार जितने भी चुनाव 2014-15 तक हुए, उसमें बाइकआउट की कॉल उनकी तरफ से दी जाती थी, और ये कहा जाता था कि हमें भारत के डेमोक्रेसी पर जो है विश्वास नहीं है, लिहाजा लोग यहां पर बढ़ चढ़कर निकले ना, भाग ना ले। कहीं ना कहीं अपने कुछ लोगों को जिताने की कोशिश भी इस बाइकआउट की तरफ से जो है वो की जाती थी। लेकिन 2024 का जो चुनाव सितंबर में हुआ, उसमें हमने देखा कि साउथ कश्मीर में कई ऐसे जमात इस्लामिया के नेता जो जेल में बंद थे, और जेल से छूटने के बाद वो मेन स्ट्रीम में आने की कोशिश उनकी तरफ से हुई। यानी कि उनकी तरफ से ये लगा कि अब भारत के अंदर जो सरकार है वो ना कहीं कश्मीर को एक सही दिशा की तरफ ले जाती हुई दिखाई दे रही है, इसीलिए उनकी तरफ से जो है वो कोशिश की गई। ये दूसरी बात है कि उनको इस बार कश्मीर की जनता ने जो है वो पसंद नहीं किया, कामयाबी नहीं मिली, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्चस्व जो है वो जमात का कश्मीर की राजनीति पर, कश्मीर की पॉलिटिक्स पर रहा है, दबदबा रहा है, और उसी के चलते कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उन पर हाथ डालने से कहीं ना कहीं कतराती थी, बचती थी। और यही कारण जो है वो कश्मीर घाटी में अलगाववाद के बढ़ावा देने को मिला। क्योंकि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की बात करें, जिसके अध्यक्ष सैयद अली शाह गिलानी थे, वो भी एक समय में जमात इस्लामिया के फाउंडर मेंबर हुआ करते थे, और बाद में उन्होंने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का जो है वो निर्माण किया। तो ये एक तस्वीर जो कश्मीर घाटी में बनी हुई थी, वो कश्मीर घाटी की तस्वीर अब 2019 के बाद जिस तरीके से
बदलती हुई नजर आई है, उससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बदलाव जो है वो कश्मीर घाटी में खास तौर पर आर्टिकल 370 ये और बदलाव 35 को के क्या एब्रोगेशन के उमर बाद अब्दुल्ला देखने को पचा मिला है। पा रहे हैं, डाइजेस्ट कर पा रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से अगर हम पीछे की बात कर ले, जो देखिए नासिर ने भी पूरी जानकारी दी पीडीपी की, फारूक अब्दुल्ला की, आप भी बता रहे हैं, क्या डाइजेशन उनको ये हो पा रहा है कि अभी स्कूल का कंट्रोल मेरे हाथ में? लेकिन जमाते इस्लामिया जो है, प्रतिबंध भले ही लग गया हो लेकिन अभी भी उनका वर्चस्व था। देखिए यही कारण है कि आज उनकी मंत्री जो हैं, उमर अब्दुल्ला सरकार में जो मंत्री हैं एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इट्टू, उनकी तरफ से भी एक बयान जो है वो जारी किया गया है और इस ऑर्डर से उन्होंने साफ तौर पर पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने कहा कि देखिए बिल्कुल रमन, हम आपके पास वापस लौटेंगे नासिर से यही जानने की कोशिश, क्योंकि देखिए दक्षिण को लेकर के लगातार आप जानकारी दे रहे हैं नासिर, तो दक्षिण का बहुत वर्चस्व और वहीं पर ये 215 तकरीबन स्कूल हैं जो जानकारी मिल पा रही है। किश्तवाड़ की हम बात कर ले, पुलवामा की अगर हम बात कर ले, तो ऐसे में गढ़ है पूरी तरह से आतंकवादियों का और अलगाववादियों का, और हम देखते भी छिपने की जगह भी सबसे ज्यादा आतंकवादियों को वहीं मिलती है। ओजीडब्ल्यूज पे भी इससे शिकंजा जो है वो कसेगा। जी बिल्कुल, देखिए दक्षिणी कश्मीर जो है पहले से ही जड़ मानी जाती है अलगाववाद और आतंकवादी, क्योंकि हमने जितने भी टॉप कमांडर्स देखे, हिजबुल मुजाहिदीन की बात करें, लश्कर तैयबा की बात करें, जैश मोहम्मद की अगर बात करें, या पुलवामा लेफ्टपोरा अटैक की अगर हम बात करें, जो उन आतंकी उन घटनाओं में मुलविस है वो सारे दक्षिणी कश्मीर के रहने वाले, दक्षिणी कश्मीर के स्कूलों में पढ़े लिखे हैं। और स्पेशली 99% जो आतंकी है दक्षिणी कश्मीर के, उन्होंने जमात इस्लामिया स्कूल से ही अपनी एजुकेशन, अपनी शिक्षा जो है वो हासिल की है। उसके साथ साथ ओजीडब्ल्यू की अगर बात करेंगे, वो भी दक्षिणी कश्मीर में है। या टॉप पॉलिटिकल पार्टी लीडर जो थे, चाहे मुफ्ती सईद की बात करेंगे, दिग्गज नेता जो है पीडीपी के माने जाते हैं, वो भी दक्षिणी कश्मीर के रहने वाले, या महबूबा मुफ्ती जो आज पाकिस्तान की बोली बोलना उन्होंने स्टार्ट किया, वो भी दक्षिणी कश्मीर के रहने वाले। कहीं ना कहीं दक्षिणी कश्मीर में ही अलगाववाद और आतंकवाद का जो है वो जन्म हुआ। उसके साथ साथ अगर देखा जाएगा वोट बैंक के हवाले से अगर देखा जाएगा, तो बराबर जो डील होती थी वो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज और जमात इस्लामिया के बीच में डील होती थी। 6 महीने आप सरकार चला लो, 6 महीने हम हालात जो है यहाँ पे पाकिस्तान के इशारों पे यह हालत जो है खराब होगी, यहाँ पे पत्थरबाजी होगी, यहाँ पे आतंकवाद होगा, यहाँ पे अलगाववाद होगा, यहाँ पर पाकिस्तान के नारे समर्थन होंगे। ये बिल्कुल डील जो है जमात इस्लामिया के बीच में और यहाँ के रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में होती थी। स्पेशली हमने ये टेन्योर जो देखा है 2008 में भी, 2010 या 2016 का टेन्योर आप देख लीजिए, जो टर्माइल यहाँ पे 2016 में हमें देखने को मिलेगा, जब बुरहान वानी जैसे पोस्टर बॉय ने तमाम तर युवाओं का जो मानसिक संतुलन है वो उन्होंने चुराया, उनको जो अपनी तरफ आकर्षित किया। उसके बाद आप देख लीजिए जब बुरहान वानी को मौत के घाट उतारा गया, उसके बाद जब उनका फ्यूनरल था तो हजारों की तादाद में यंग युवा जो है वहां उनके फ्यूनरल में चले गए। कहीं ना कहीं वो सल्तनत, वो मेंटेलिटी जो है अब बिल्कुल चेंज हुई है, क्योंकि 2019 के बाद हर किसी की रियलिटी क्या हुआ है इस बदलते परिदृश्य को बाकी पार्टियां कैसे ले रही हैं नासिर? पीडीपी की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया आई? इस पार्टी पे कल से ही टिप्पणियां शुरू हुई है। पहले जो इस वक्त रूलिंग पार्टी है नेशनल काउंसिल, उनकी तरफ से भी टिप्पणियां, जो उनकी एजुकेशन मिनिस्टर है सकीना इट्टू, तो उन्होंने कल कहा कि अपने रिएक्शन में बताया कल के कि हमने कुछ और प्रपोजल भेजा था कुछ, तो कहीं ना कहीं यहाँ के महबूबा मुफ्ती कल से खामोश है, उमरुल्लाह की तरफ से कोई बात हुई नहीं, सजान लोन की तरफ ने जो उन्होंने जो है नेशनल पार्टी को निशाना बनाया क्योंकि अपोजिशन में। उसके साथ साथ ये फैसला जो है यहाँ के लोग जो चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे पढ़ाई करें, न कि अलगाववाद और आतंकवाद के सफों में शामिल हो। अगर ये स्कूल जो है गवर्नमेंट के अंडर जा रहे हैं तो इसमें बच्चों का ही फायदा है, क्योंकि आज तक जो बच्चे वहां पे पढ़े हुए हैं उनकी तस्वीरें सामने है। बुरहान वानी जैसे बच्चे वहां से निकले, जाकिर मूसा जैसे बच्चे वहां से निकले, सब्जार जैसे बच्चे वहां से निकले, या जुनैद सहराई, अशरफ सराई का बेटा बच्चा इन्हीं जमाती स्कूलों में निकल के पढ़े। क्योंकि ये तस्वीर जो बिल्कुल ये जो यहाँ पे रणनीति रची जा रही थी इन स्कूलों में, यही सेम प्रोसीजर जो है पाकिस्तान में भी उन स्कूलों के बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिनको फिर पाकिस्तान जैसे आतंकियों को यहाँ पे धकेला जाता है, उनको भी यही वहां पे पढ़ाया जाता है। वही शिक्षा, वही ज्ञान उनको यहाँ पे भी पढ़ाया जाता था। उसकी तस्वीरें जो हमें देखने को मिली। लेकिन जब से 2019 के बाद इन स्कूलों पे जो है बैन आयद की गई, जमात इस्लामिया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बैन आयद की गई यूएपीए के तहत, उसके बाद यहाँ के युवाओं की तस्वीर बदल चुकी है, यहाँ के युवाओं की जो मेंटालिटी है वो बदल चुकी है। उसकी तस्वीरें लोग कैसे ले रहे हैं नासिर इस बड़े फैसले को? देखिए लोग इस बड़े फैसले को वेलकम स्टेप ले रहे हैं, क्योंकि इन स्कूलों में अगर देखा जाएगा न टीचर्स होते थे और जो पढ़ाई जाती थी उसकी तस्वीरें सबके सामने। अब स्कूल जो है गवर्नमेंट के अंदर जाएगी,
इसका हवाला जो है गवर्नमेंट रखेगी, तो उससे कहीं ना कहीं यहाँ के बच्चों को एजुकेशन में बूस्ट मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर देखिए, एजुकेशन सेक्टर ज्यादातर 250 से ज्यादा स्कूल जो जमात इस्लामी के अंडर थी, और 52,000 से ज्यादा बच्चे इसमें पढ़ाई करते। यही 52,000 बच्चे 6 महीने घर पे बैठते थे, 6 महीने, क्योंकि जमात इस्लामिया का यही रोल था कि कैसे हमें सीजन जब होता था कश्मीर घाटी में, कैसे हमें एजुकेशन सेक्टर को सफर करना है, कैसे टूरिज्म सेक्टर को सफर कर लेना है, कैसे बाकी सेक्टर्स को यहाँ पे सफर करना था। उनमें ये बच्चे जो है घर में होते थे, फिर इन बच्चों को जो है वही नॉलेज दी जाती थी। क्योंकि इनके अगर माता पिता की अगर बात करेंगे, घर में किसी ऐसी फैमिली मेंबर की बात करेंगे, वो भी इसी स्कूल से निकले हुए हैं। देखिए जुनैर सहराई, उसका बाप जमात इस्लामी कोर मेंबर सईद अली शाह गिलानी, ये आपने बहुत बड़ी बात और अच्छी बात कही कि जिन बच्चों को अभी जो है इससे हटा करके सरकार के कंट्रोल में स्कूल और वहां एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत पूरी शिक्षा दी जाएगी, उनके पेरेंट्स वहां से पढ़े, उन्हें पता होगा कि क्या पढ़ाई होती है, किस तरह से शिक्षा दी जाती थी, किस तरह से अपने ही देश के खिलाफ जो है बच्चों को बरगलाया जाता था। और हम भी कहीं ना कहीं इस सिचुएशन को झेल चुके हैं। रमन के पास हम सीधा रुख करेंगे। रमन, देखिए, सरकार में जो नहीं पार्टी वो तो विरोध करते दिखाई देंगे, उनके लिए तो वोट बैंक स्टिल अभी भी होगा, लेकिन जो सरकार में है उमर अब्दुल्ला, वो पहले बहुत सपोर्ट किया करते थे, लेकिन अब तो सरकार में है और कहीं ना कहीं केंद्र का वो कई बार सपोर्ट भी करते दिखाई दिए कि हाँ वाकई अब जम्मू कश्मीर के अंदर में जो है विकास की बयार बह रही है। इस फैसले को भी वो बहुत खुशी खुशी ले रहे हैं या फिर एक मजबूरी के तौर पर इसे देखा जा रहा है? या बिल्कुल, देखिए, निश्चित रूप में जम्मू कश्मीर की जो फिजा पिछले 6 सालों में बदली है, जब से धारा 370 और 35A को खत्म किया गया है, ना केवल इकोसिस्टम जो टेररिज्म का जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद था उस पर ब्रेक लगाई गई है, बल्कि हमने ये देखा कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का जो पूरा का पूरा एक आधार था कश्मीर घाटी के अंदर, वो समाप्त हो चुका है। जमात इस्लामिया जो है वो अब पूरी तरीके से हाशिए पे आ चुकी है और इसका फ़ायदा निश्चित रूप में कहीं ना कहीं कश्मीर के युवाओं को मिलेगा। क्योंकि अगर हम पहले कश्मीर के युवाओं से बातचीत करते थे तो उनका साफ तौर पर कहना होता था कि देखिए, महज अगर 365 दिन का साल हुआ करता था तो उसमें 100 दिन भी स्कूल जो है वो नहीं लग पाते थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा पत्थरबाजी, इतनी ज़्यादा वायलेंस जो है वो कश्मीर घाटी में होती थी। कैलेंडर्स जारी किए जाते थे, स्कूल को बंद कर दिया जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे पूरा का पूरा सेमेस्टर जो है वो बच्चे स्कूल में आते हैं, पढ़ते हैं और अपना भविष्य उज्जवल करते हैं। देखिए, जिस तरीके से अगर मैं बताऊं तो हम जहां बात कर रहे हैं बुरहान वानी या जाकिर मूसा की, जो इसी तरीके के स्कूल से पढ़े हैं, तो यहां पर दोहरा मापदंड जो है वो कहीं ना कहीं उन अलगाववादी नेताओं, उन जमात के लोगों का भी नजर आता था। क्योंकि अपने बच्चों को तो वो विदेश के स्कूलों में अच्छी तालीम दिलवाने के लिए भेजते थे, लेकिन जो कश्मीर के युवा थे, गरीब थे, उन लोगों को इन स्कूलों में पढ़ाया जाता था। जैसे बुरहान वानी एक मास्टर का बेटा था और वो इस स्कूल में पढ़ा हुआ था और यहाँ पर पढ़ने के बाद जिस तरीके से उसे अलगाववाद का एक पाठ पढ़ाया गया और उसके बाद बड़ा होकर वो एक पोस्टर बॉय बन गया, हिजबुल मुजाहिदीन का एक कुख्यात आतंकी बन गया। इसी तरीके से जाकिर मूसा की भी कहानी जो है वो साफ तौर पर है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं दोहरा मापदंड जो है वो अलगाववादी नेताओं का और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं का कश्मीर घाटी में देखने को मिलता था। लेकिन अब वो दिन जो है वो जो है वो लग चुके हैं। अब दिन जो है वो कश्मीर के युवाओं की खुशहाली के शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अब पूरा साल वहां पर पूरा सेमेस्टर जो है वो पढ़ाई जाती है। बच्चे अपने उज्जवल भविष्य के सपने देख रहे हैं। जो बच्चों को पहले पैसा देकर पत्थरबाजी करवाया जाता था, वो बच्चे अब स्कूल में जाकर खेल कूद में हिस्सा ले रहे हैं और तमाम तरीके के जो चीजें हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हुए। बिल्कुल, देखिए, बुलेट से बैलेट का सफर और अब पत्थर से किताबों का सफर, जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल रही है। बिल्कुल रमन, हम आपके पास लौटेंगे रमन। और नासिर, आपका हम रुख करते हैं। इस बात को हम थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे। ये बुलेट से बैलेट का सफर हमने ये देख लिया, उसके बाद अब पत्थर से किताबों का सफर ये देख रहे हैं हम। अब इसमें लोगों का सपोर्ट बहुत चाहिए और आपने बताया भी कि लोग सपोर्ट कर रहे हैं। रमन ने भी बताया कि चुनावी मैदान में जमाते इस्लामी के कुछ नेता उतरे हुए थे, उन्हें लग रहा था कि जनता जिता देगी क्योंकि उनके पढ़ाए हुए शिक्षा पे वो भरोसा करते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो जनता जो सबसे ज्यादा उनके स्ट्रेंथ की वजह, अब वही उनके धराशायी होने की भी वजह है। किरण जी, देखिए, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तस्वीर जो मैं आपको यहाँ की दिखाना चाहूंगा, जो 1970 में स्कूल्स बने हुए हैं, उन स्कूल्स की हालत आप देख लीजिए। अभी न खिड़कियां है, न वहां पे शीशे लगाए गए। 1970 से लेकर इन स्कूलों का जो है सर्वनाश किया गया। वहां पे खाली अलगाववाद और आतंकवाद की जो
जो पढ़ाई पढ़ाई जाती थी, लेकिन स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे वो बिल्कुल खस्ता हाल है। देखिए ऊपर वाली मंजिल अगर देखेंगे, न कहीं शीशे हैं, न कहीं खिड़कियां हैं, न कहीं ये स्कूल में अंदर कोई है। ये देखिए ये तस्वीरें जो है स्कूल के, इसे साफ लगता है कि दक्षिणी कश्मीर के साथ साथ श्रीनगर में भी अगर ऐसा कोई स्कूल है, उनकी क्या तस्वीर है, उनकी क्या हालत है। तो वहां पे अगर बच्चों को सिर्फ अगर पढ़ाया जाता था, वो खाली दो बोले जो है वहां पे पढ़ाई अलगाववाद और आतंकवाद की। उसके साथ साथ आपने पूछा कि यहाँ के लोग जो है उससे उस सब का वेलकम कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ के बच्चों ने अब कम्पीट करना सीखा है। गोल्ड मेडलिस्ट यहाँ के बच्चे जो है बाकी अन्य मुल्कों में चले गए, वहां पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में, एजुकेशन में, एक्टिविटीज में उन्होंने गोल्ड मेडल वहां से हासिल किया। ये तब मुमकिन हुआ जब घाट से 370 हटाया गया। और लोगों का जो रवैया है, जो लोगों की सोच है, वो पहलगाम टेरर अटैक जब हुआ, वो हम कश्मीर के कोने कोने से लोग, जब स्पेशली युवा जब सामने आए, जब पाकिस्तान और अलगाववाद और आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी यहाँ पे हुई, जब देश का परचम बड़ी आन बान शान से उनके हाथ में देखा गया, उसे साफ लगता है कि अब यहाँ के युवाओं की जो है सोच वो बदल चुकी है। यहाँ के लोग चाहते हैं कि अब तरक्की हो, अमन हो, यहाँ के एजुकेशन सेक्टर जो है वो टॉप पे आ जाए, हेल्थ सेक्टर हमारा है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो टॉप पे आ जाए। कहीं ना कहीं ऐसे महत्वपूर्ण स्टेप जो है, ऐसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट से दिल को सुकून देने वाली तस्वीरें जो है कश्मीर घाटी से हमें लगातार देखने को मिल रही है। और वही स्कूल जो है आज गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ के ऐसे कई बच्चे हैं जिन्हें 2019 के बाद जब उनके रूल्स बदले, उनके प्रोटोकॉल जब बदले, उनकी एजुकेशन पॉलिसी जब बदली, तो उन बच्चों ने जो है बाहर के अलग अलग राज्यों के बच्चों के साथ कम्पीट किया। चाहे क्विज कंपटीशन की बात करें, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की बात करें, या हम स्पेशली क्रिकेट की अगर बात करें, क्रिकेट से कई सारे यहाँ से कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से जिन्होंने आईपीएल में हिस्सा लिया, इंटरनेशनल क्रिकेट में हिस्सा लिया। उससे पहले अगर देखा जाएगा, ये देखिए मेन स्ट्रीम के साथ अब जम्मू कश्मीर के बच्चे जो है वो जुड़ रहे हैं, और अपने आप में ये एक इतिहास है जो लिखा जाएगा 370 हटने के बाद क्या क्या हुआ, और खासतौर से बच्चों पे किस तरह से ध्यान दिया गया। रमन, वापस से आपके पास आते हुए, मेन स्ट्रीम का हमने जिक्र किया। पहले देखिए इन बच्चों को पता था, क्योंकि कहते हैं ना कि कुएं में रहता हुआ मेढक जो है उसी को मान लेता है कि यही दुनिया है। अब उन्हें पता चल रहा है दुनिया क्या है और हमारा देश कौन है, और भारत के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री। वरना शिक्षा तो पहले यह दी जाती थी जम्मू कश्मीर ही आपका देश है। ऐसे मैंने कई सारे बच्चों को देखा है जो दिल्ली आए हैं, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने ये कहा कि काश हमारे देश में भी, हमारा देश जम्मू कश्मीर कब से ये अब मेन स्ट्रीम में जुड़ रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कब से जो है बागडोर सरकार जो है वो संभाल लेगी, या इसकी जो है पूरे प्रोसेस की तैयारी हो रही है? रमन, आवाज पहुंच रही है? नासिर यही आपसे हम जानना चाहेंगे, जो मेन स्ट्रीम यानी अब वो देखेंगे कि भारत क्या, और भारत के साथ वो जुड़ रहे हैं, जो पहले अलगाववादियों ने उनको अलग करके रख दिया था। देखिए मेन स्ट्रीम में आने के लिए यहाँ के युवाओं के साथ जमाती इस्लामिया के जो कारकुन थे, वर्कर्स थे, उनके लीडर्स थे, वो उन पार्टीज में शामिल हुए। चाहे हम जमात इस्लाम के टॉप लीडर जो थे, जो कल तक पाकिस्तान की बोली बोलते थे, लेकिन जब इलेक्शंस का टाइम आया, उन्होंने भी कहा कि अब भारत देश पे हमें भरोसा, हमें अपने देश के प्रधानमंत्री पे भरोसा। उसके साथ साथ जितने भी बाकी जमात इस्लामी के वर्कर्स हैं, उनसे जब प्रॉपर्टी अटैच की गई तो करोड़ों की तादाद में उनसे जो पैसे निकाले गए और जमीनें जायदादें निकाली गई। जो पैसा यहाँ पे कश्मीर घाटी में आता था हालात बिगाड़ने के लिए, बिल्कुल हालात बिगाड़ने के लिए, लेकिन अब वो मंसूबा जो है वो कामयाब नहीं हो पाएगा। अब अलग दिशा में जम्मू कश्मीर बढ़ता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर और रमन हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत यहां पर करने के लिए। बहुत बड़े फैसले के साथ देखिए जम्मू कश्मीर की बदलती तस्वीर।